Hello folks, welcome back to Gyan with Muskan, and today we are starting with the Unit 1 of Human Resource Management, which is about the introduction of human resource management. So grab your pens and notebooks and make notes with me. So let's begin with the topic of human resource management, the first unit of human resource management book, and it is an introduction chapter. So we don't have much to study. Yeah, the notes are available with me and I can forward it to you. So let's start. Human resource management is that part of management which is concerned with the effective procurement, development and utilization of human resources. इसका मतलब सिंपली यही होता है कि ह्यूमन रिसोर्स एक मैनेजमेंट का वो पार्ट है जिसके द्वारा मैनेजमेंट अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करता है, उन्हें सर्विस देती है, ठीक है, एंड उनका यूटिलाइजेशन करता है फुलेस्ट लेवल पे ताकि कंपनी को फ़ायदा हो सके. We can come to the definitions. Human resource management is the recruitment, selection, development, utilization, accommodation to human resources by the organization. इसका मतलब ये रिक्रूटमेंट यानी लोगों को कंपनी में अपॉइंट करना, उनके लिए एप्लीकेशंस निकालना एंड बाकी सब सिलेक्शन प्रोसीजर फिर होती है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है एंड देन उनसे जो भी यूटिलाइजेशन हो सके उनके एफर्ट्स का, उनके स्किल्स का, वो सब लेकर फिर इसमें ओरिएंटेशन भी होती है तो उसे अकोमोडेशन का नाम दिया गया. एक और डेफिनेशन हमारे पास है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग, ट्रेनिंग, appraising and compensating employees and attending to their labor relations, health, safety and fairness concerns. Not only the recruitment, selection, development and utilization but also acquiring is again recruitment, training, appraising मतलब जो भी वो काम करते हैं उसके लिए उन्हें प्रेज करना, प्रोत्साहित करना, and compensating यानी उन्हें प्रॉपर सैलरी मिले, एंड अटेंडिंग टू लेबर रिलेशंस इन द सेंस कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या रिलेशन है, आर दे फ्रेंडली और क्या उन लोगों के बीच में दुश्मनी है, वैसा कुछ. हेल्थ यानी बहुत सारी कंपनीज़ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि वो फैमिली मेम्बर और जो कंपनी में काम कर रहा है वो इंसान, उसकी हेल्थ सर्विसेज फ्री रहती है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करवा देती है कंपनी इन दैट सेंस. सेफ्टी ऑल्सो कम्स इन दिस एंड फेयरनेस कंसर्न कि उन्हें जो भी मिल रहा है, पावर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटी, सब फेयर. ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ दोज प्रैक्टिसेस दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड कमिंग टू द फीचर्स ऐसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट गिवन इन द सिलेबस बट फीचर्स कैन हेल्प यू मेक अ बेटर डेफिनेशन. मतलब जब आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सप्लेन, तो यू नीड टू राइट एटलीस्ट अ 2.5 पेज आंसर. तो आप उसमें केवल ये इतना सा लिख कर तो नहीं आ सकते हो. सो फॉर दैट वी कैन ऐड फीचर्स ऑल्सो. Features I've written just the points. I'll make you understand them and then you can explain it in your own words. Try to be as simple as possible while writing the answers. क्योंकि आप नहीं जानते हो कि एग्जामिनर कहाँ से है एंड वो कैसा पेपर चेकिंग करेगा. तो इफ़ योर वर्ड्स आर सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल देन यू विल गेट हाई मार्क्स. तो पहली पॉइंट है कंसर्न विद ह्यूमन एलिमेंट. जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स यानी मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट वर्क, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया. इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कैसे कि अगर मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट ही नहीं करती है, उनकी देखभाल ही नहीं करती, तो कंपनी में काम कौन करेगा. वो चीज़ हो गई. परवेसिव फंक्शन की हमेशा चलते रहता है और हर जगह पर होती है. हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है. वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, आई मेंशन्ड इट हियर इन द डेफिनेशन, यूटिलाइजेशन, अकोमोडेशन या फिर अटेंडिंग टू द लेबर रिलेशंस, हेल्थ, सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स. देन कमिंग नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो वो क्यों काम करेगा, उन्हें मोटिवेशन चाहिए उस काम को करने के लिए, या तो मॉनेटरी टर्म्स में या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आप उनको कुछ रिवॉर्ड्स दो या एक्साइटिंग ऑफर्स दो, तब दे विल वर्क. कंटिन्यूस फंक्शन की हमेशा चलती रहती है. अगर कुछ एम्प्लॉयज़ रिटायर करते हैं तो उसी ईयर में कुछ एम्प्लॉयज़ अपॉइंट भी होते हैं, तो इन दैट केस इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. सर्विस स्टाफ फंक्शन, इट इज़ कंसर्न विद पीपल, मतलब भाई जो भी सर्विसेज देनी है एंड स्टाफ कैसी सर्विस दे रहा है, तो उससे रिलेटेड है. मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, साइंस, आर्ट, एवरीथिंग, ठीक है. देन कमिंग टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है. टू एम्प्लॉय द राइट पर्सन इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे अपॉइंट करना. अगर आप किसी इंसान को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे टाइम पे अपॉइंट कर रहे हो जब आपको मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा उसे अपॉइंट करने का. वो आपके लिए एक बर्डन बन जाएगी क्योंकि आपको उसे पेमेंट देना पड़ेगा. एंड अगर मानिए आप किसी राइट कंपनी में राइट जॉब पे राइट इंसान को अपॉइंट नहीं करते हो, तो वो काम नहीं कर पाएगा आपका, तो इट विल अगेन बी अ लॉस फॉर यू. सो इन दैट केस देन कमिंग टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग टू एनहांस द टैलेंट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. अगर किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी में एंड उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो वो काम सही से नहीं कर पाएगा एंड उसके जो टैलेंट्स हैं उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय. Then coming to retain the talented human resources by providing opportunities for career development. To retain talented human resources by providing opportunities. अगर कोई इंसान आपकी कंपनी में काम कर रहा है, वो क्यों ही काम करेगा अगर उसे दूसरी कंपनी में एक्साइटिंग ऑफर या फिर एक्साइटिंग पैकेज मिलेगी,
तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, उन्हें नए नए मॉनेटरी रिवॉर्ड्स या फिर नॉन मॉनेटरी अप्रेजल्स देना, ताकि वो आपकी कंपनी में वर्क करने के टुवर्ड्स लॉयल रहें और आपकी कमिटेड रहें अपने वर्क पे. To ensure effective utilization of physical, technological, and other organizational resources with the help of trained human resources. अगर मेरे कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग ट्रेंड रहेंगे तो हमारे मेरे जितने भी रिसोर्सेज है फिजिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो सब ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ हो पाएंगे. टू सेटिस्फाई एंड आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स बाय ऑफरिंग वेरियस मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स. तो वही है कि अगर हमको अपने कंपनी में इंडिविजुअल्स को रखना है तो हमें उन्हें कोई ना कोई तरीका का रिवॉर्ड देना पड़ेगा ताकि वो मेरी कंपनी की तरफ लॉयल और कमिटेड रहे. नेक्स्ट इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज़. आप कंपनी में एम्प्लॉय से केवल काम नहीं करवा सकते, आपको उनके वर्किंग लाइफ एंड उनके क्या क्या नीड्स हैं वो सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है. टू अचीव एंड मेंटेन हायर मोरल अमंग एम्प्लॉयज़ बाय इंश्योरिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस इन द एंटरप्राइज. अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है वो आपस में लड़ते रहते हैं, उनके बीच में एकता नहीं है, तो आपकी कंपनी कभी आगे नहीं जा सकती है. तो इन दैट केस यू नीड टू इंश्योर बेटर ह्यूमन रिलेशंस इन द एंटरप्राइज. The next topic is the function of human resource management. First is managerial function and operative function. Functions of human resource management is divided into two parts, managerial and operative. Planning, organizing, controlling, directing. ये सब हम 11, 12 और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हुए हैं, तो आई थिंक आई नीड नॉट एक्सप्लेन ऑल दीज, पर एक छोटा सा ये दे सकती हूँ. प्लानिंग यानी कंपनी में जो भी काम होता है उसके बारे में एक प्लान बनाना एंड उस हिसाब से लोगों को अपॉइंट करना, उनके काम का उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब. ऑर्गेनाइजिंग यानी कामों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो अपने काम को अपने तरीके से कर सकें. डायरेक्टिंग यानी जो भी काम जिस भी इंडिविजुअल को दिया गया है एक सुपीरियर रहे या फिर एक सुपरवाइज़र रहे जो उनके काम को देख पाए कि हाँ वो सही से कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग कि जो भी काम किया गया दैट मस्ट कन्फर्म विद द प्लान, तो ये कंट्रोलिंग हो गई. ऑपरेटिव फंक्शन इज एम्प्लॉयमेंट. ह्यूमन रिसोर्स का जो टीम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो टीम होती है वही एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी उनका ही होता है. कंपनसेशन, अप्रेजल, वर्किंग कंडीशंस, मोटिवेशन, पर्सनल रिकॉर्ड, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेपरेशन यानी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय मेरे काम की नहीं है तो उस पीरियड के लिए उस एम्प्लॉय को सेपरेशन कर देना उस डिपार्टमेंट से. Then coming to the importance of human resource management. This is an important part. Let's see. What is the importance of human resource for the organization? मैंने जैसे कहा कि अगर कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं रहेगी तो कंपनी किससे काम करवाएगी. तो इन दैट केस ह्यूमन रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि उनका मैनेजमेंट सही से हो एंड वो सही काम करे. गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर अच्छी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रहेगी तो उनकी प्रैक्टिसेस के द्वारा जो लोग हैं कंपनी में जो अपॉइंट हो रहे हैं वो लोग टिके रहेंगे, ना कि छोड़ के चले जाएंगे. Then appropriate recruitment and selection activities. Identify the best people for the available jobs and make sure they are placed in suitable positions. किसी भी जॉब में अपॉइंटमेंट के पहले इंटरव्यू क्यों होती है? ताकि जो इंडिविजुअल है उसे जाना जा सके एंड उन्हें द बेस्ट पोजीशन जो भी कंपनी में उनके लिए बेस्ट सुटेबल पोजीशन है वहाँ अपॉइंट किया जा सके. तो इसलिए डेवलपिंग द राइट काइंड ऑफ स्किल एंड एटीट्यूड अमंग इंडिविजुअल्स टू प्रिपेयर देम फॉर द चैलेंजिंग जॉब्स. ट्रेनिंग की जाती है एम्प्लॉयज़ की ताकि आगे फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो उसे अच्छे से फेस कर पाए, ना कि वो अपनी कंपनी छोड़ दें या फिर अपना जॉब पोजीशन गिव अप कर दें. गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस कैन मोटिवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू डू आउटस्टैंडिंग वर्क. अगर ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिस किसी भी कंपनी में बहुत अच्छी है, लाइक हम एग्जांपल में देख सकते हैं रिलायंस, टाटा, बिरला, इन सब की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉग है, तो इसलिए इनके जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग काम करते हैं. एक एज होता है इनके काम में बाकी डिफरेंट कंपनीज से. Then human resource management establishes mechanism for the administration of welfare services like medical, housing, transport, etc. for the workers. This creates a team of loyal and committed workers for the organization. For example, मैं दे सकती हूँ कि टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देती है एंड साथ में उनके जो फैमिली वाले होते हैं, लाइक मानिए एक इंसान, एक मैन है, वो कंपनी में काम कर रहा है, तो उनकी स्पाउस और उनके बच्चे, उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, एक मेडिकल कार्ड बनती है उन लोगों की एंड वैसे ट्रीटमेंट होती है. तो इन दैट केस जो एम्प्लॉई है उसके अंदर, उसके दिल में कंपनी के टुवर्ड्स एक लॉयल्टी और कमिटमेंट रहती है कि हाँ मेरी कंपनी मुझे हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है तो मुझे भी अपनी कंपनी के लिए काम करना है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉय. देन कमिंग टू इंपॉर्टेंस फॉर द इंडिविजुअल्स. अब कैसे गुड ह्यूमन रिसोर्स जो होती है, मैनेजमेंट की टीम होती है, वो कैसे एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल होती है. अगर इट एनहांसेस नॉलेज एंड डेवलप्स द टैलेंट ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से नहीं होंगे किसी कंपनी में तो जो इंसान होगा उसकी जो नॉलेज होगी वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, यानी आउटडेटेड हो जाएगी. तो फिर वो अपनी कंपनी में सही से काम नहीं कर पाएगा, फिर उसे ब्लेम किया जाएगा और उसे काम से निकाल दिया जाएगा. तो इन दैट केस जो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की जो डिपार्टमेंट होती है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करती है. It enhances the knowledge and develops the employees का talent. It provides growth for opportunities and the individuals with potential. It contributes to the career development. Growth
मिलती है अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो नेक्स्ट ईयर में भी आपका प्रमोशन हो जाए। तो इट कंट्रीब्यूट्स टू द कैरियर डेवलपमेंट कि साइड बाय साइड वो अपना काम भी सही से करता है एंड उसे प्रमोशंस भी मिलती है, उसे इंसेंटिव्स भी मिलती हैं। इट मोटिवेट्स द इंडिविजुअल्स बाय प्रोवाइडिंग अ सूटेबल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव। हाउ डज इट मोटिवेट द इंडिविजुअल कि उसे एक या तो मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कोई रिवॉर्ड मिलेगा। अगर किसी भी एम्प्लॉय को बॉस आ करके वर्किंग एरिया पर पीठ थपथपा करके ही प्रेस कर देता कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया उसके कोवर्कर्स के सामने, तो दैट इज़ अ वेरी ग्रैंड थिंग फॉर द एम्प्लॉय। वो बहुत खुश हो जाते हैं एंड फिर वो अपने वर्क के टूवर्ड्स और ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो जिस तरह के मोटिवेशन मिलता है उन्हें काम करने का। इट प्रोवाइड्स कॉन्जीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट, safety and security measures, welfare services like insurance and medical benefits, and improves the quality of working life. Congenial working environment यानी फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आपका एंड आपके बॉस का रिलेशन बहुत अच्छा है तो दे यू विल हैव अ बेटर मतलब अंडरस्टैंडिंग अमंग योर सेल्व्स। यू वॉन्ट फियर कि अरे यार वो तो सुनेगा ही नहीं मेरी बात, तो उसे कह के कोई फ़ायदा ही नहीं है। यू विल बी लाइक हाँ ठीक है, मेरे अंदर मेरे दिमाग में जो भी नए नए प्लान्स आ रहे हैं मैं उसे जा करके फ्रीली बता सकूँ। तो दैट केस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ अगेन द मेडिकल वाला पार्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होती है ये सब वगैरह। Welfare services like insurance, medical benefits, and improves the quality of working life. When it comes to importance for the society, do you think human resource management is important for the society as a whole? Yeah, it is. Let's see how. It provides sound personal policies for socio-psychological satisfaction of two people at work. Sound psychological, sound personal policies for socio-psychological satisfaction to people at work. बहुत भारी लाइन है, समझ में नहीं आया होगा। इसे इजी में समझाया जा सके तो ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ होती है वो सब जो होती है एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाती है कंपनी ताकि उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो सके। बस इतना ही कहा गया इसमें। इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल एंड द जॉब सीकर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वालिफिकेशंस, नीड्स एंड एप्टीट्यूड्स। अगर कंपनी में जॉब पोजीशंस केवल 10 लोगों के लिए है एंड कंपनी में जॉब पोजीशन के लिए 20 लोगों को अपॉइंट कर लिया गया है तो वो एक गलती है। तो उससे ना तो जो 10 लोग हैं वो काम कर पाएंगे सही से जिनको वाकई में काम करना है, और बहुत रकस भी क्रिएट हो जाएगा। तो इन दैट केस इट एलिमिनेट्स वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़। कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ लाइक मानो किसी काम में 10 लोगों को अपॉइंट करना है तो वो 10 लोगों को ही अपॉइंट करेगी, तो इससे ना तो उनके दूसरे जो बाकी 10 लोग हैं उनकी एनर्जी वेस्ट होगी और ना ही उनका टाइम जाएगा। इट प्रोवाइड्स स्टेटस टू द एम्प्लॉयज़ इन द सोसाइटी इन द सेंस दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई कंपनी अगर कोई कंपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है तो वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी अंदर से लगता है कि हाँ यार मैं अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ। और आज के जनरेशन में हर कंपनी कोई ना कोई CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती ही है, इसलिए हर एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ मेरी कंपनी CSR अपना अच्छा से कर रही है तो मैं भी अपने सोसाइटी की तरफ के वेलफेयर की तरफ ध्यान दे रहा हूँ कोई ना कोई फॉर्म में। नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अभी तक तो हमने देख लिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर? फर्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो सभी पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन करता है अपने नज़र में रखते हुए कि उसके जो सुपीरियर्स हैं उनको भी बुरा ना लगे और उसके जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। एडवाइजरी रोल, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो डायरेक्ट जनरल मैनेजर को एडवाइजरी देता है कि हाँ इसे अपॉइंट करना चाहिए, इसे नहीं अपॉइंट करना चाहिए, ये सब। लिंकिंग पिन रोल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है उसे जूनियर्स के बारे में भी सब बातें पता होती है और उसे सीनियर्स के बारे में भी सब पॉलिसीज़ पता होती हैं, तो इसलिए वो एक लिंकिंग पिन का रोल प्ले करता है इन द सेंस कि वो सीनियर्स से बातें पता करता है और जूनियर्स को जाकर बताता है। तो दैट केस रिप्रेजेंटेटिव रोल, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो जितने भी जूनियर्स होते हैं उसके अंदर में काम कर रहे होते हैं उन सबका रिप्रेजेंटेटिव होता है सुपीरियर्स के सामने में, मैनेजमेंट टीम के सामने में। फाइटर मीडिएटर रूल, अगर मानो किसी कंपनी में स्ट्राइक हो गई किसी रीज़न से, जितने भी वर्कर्स हैं उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी, तो मैनेजमेंट मतलब जो मेन मैनेजमेंट होगी उनके बीच में और जो वर्कर्स होंगे उनके बीच में जो मीडिएशन करवाने का काम होता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही होता है। लीडरशिप रोल, कि वो एक लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं और उनकी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है ताकि वो लोगों को सेटिस्फाई कर सके। उनके मतलब दिमाग में जो भी चल रही रकस है, उनके दिमाग में जो भी विडम्बना या फिर संकोच है उसे क्लैरिफाई कर सके। वेलफेयर रोल इन द सेंस कि वो इंश्योरेंसेस, बेनिफिट्स, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स ये सब दिलवाने की कोशिश करते हैं वर्कर्स को मैनेजमेंट की तरफ से। चेंज फैसिलिटेटर इन द सेंस कि जितनी भी चेंजेस होती है, अगर मानो किसी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं एंड वो उनका एज है 49 ईयर्स के आसपास, तो उन्हें ऑब्वियसली अब इस एज में नया टैलेंट अडॉप्ट करने की उनकी कैपेबिलिटी बहुत कम होगी। तो उन्हें अच्छे से समझाना कि हाँ आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट, उन्हें टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एबल बनाना, उन्हें एम्पावर करना, तो ये सब काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स ने ही आज तक किया है। तो इसलिए वो चेंजेस फैसिलिटेट करते हैं किसी भी कंपनी में। नेक्स्ट इज काउंसलर, अगर किसी भी एम्प्लॉय को
वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर किसी भी चीज़ से दिक्कत होती है तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास ही जाता है एंड वो उसके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सही करते हैं. स्ट्रैटेजिक रोल इन द सेंस कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही बनाते हैं कि कंपनी में क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, किससे काम करवाना है, कितना काम करवाना है, ये सब. Then coming to, there are various emerging challenges for the human resource management. Changing needs and expectations of the customers. ये सब जो challenges हैं ये are just to mention in case the question comes. हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये जो भी challenges हैं ये just to mention in case a question is given कि explain the emerging challenges of human resource management. तब आपको ये सब चीज़ें मेंशन कर भी सकते हो, लेकिन इसके बाद मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊँगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, दिस इज़ जस्ट टू इलोंगेट योर आंसर. अगर आपको बोला जा रहा है डिस्क्राइब द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इन दैट केस यू नीड टू राइट मे बी अगर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रही है तो यू नीड टू राइट एटलीस्ट 2.5 और 3 पेजेस और ऑलमोस्ट 4 पेजेस. तो उसके लिए आप वो सबसे तो नहीं पढ़ सकते हो पेजेस, तो इसलिए यू नीड टू गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन. तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो. तो इमर्जिंग चैलेंजेस, दीज आर जस्ट द पॉइंटर्स, यू नीड टू कीप इन माइंड द पॉइंटर्स. इसके डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. डिटेल में जो चीज़ में जाना वो मैं आगे बताऊँगी. Changing needs and expectations of the customers. Rising level of education, awareness of the consumer rights, changing habits, taste, likings, multiple needs, increased desire for entertainment and leisure, and quality consciousness. ये सब कस्टमर से रिलेटेड चेंजेस है. आज की दुनिया में कस्टमर का दिमाग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है. अगर आप सोचोगे कस्टमर बिल्कुल स्मार्ट नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलती है मैनेजर्स के बिहाफ में, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसकी लाइकिंग्स, उसकी क्वालिटी कॉन्शियसनेस, उसके अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स बहुत हाई होती है आज की दुनिया में. अगर आप देखने जाओगे कि अगर आप 10 रुपये में एक बहुत बेकार क्वालिटी की चीनी बेच रहे हो और उसी 10 रुपये में आप एक बहुत अच्छे क्वालिटी की चीनी बेच रहे हो, लेकिन आप 250 ग्राम ही दे रहे हो या फिर एक पाव ही दे रहे हो, तो लोग वो 250 ग्राम ही खरीदेंगे जा करके, क्योंकि वो बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हो चुके हैं आज की दुनिया में. तो इन दैट केस, देन कमिंग टू चेंजिंग रोल एंड चेंजिंग प्रोफाइल एंड एस्पिरेशंस ऑफ द वर्कफोर्स. Increased level of education, rising share of women in the workforce diversity, increased emphasis on fulfillment of psychological needs, urge for career development. वर्कफोर्स जो भी होती है यानी वो पीपल जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन आज बहुत इंक्रीज़ हो चुका है. अगर किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है कंपनी में तो उसके लेवल ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे ही अपॉइंट किया जाता है. तो आप कभी अज्यूम नहीं कर सकते हो कि ये इंसान तो बोका है. आई एम सॉरी, आप कभी ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि इस इंसान के पास दिमाग नहीं है. तो यू नीड टू अज्यूम कि हाँ, मेरे जो भी वर्कर्स हैं दे हैव अ हाई लेवल ऑफ ब्रेन एंड उनके पास बहुत दिमाग है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हैं. तो आप जो भी अपने चेंजेस लाओगे कंपनी में वो उन्हें तुरंत ट्रैक कर लेंगे और आपको तुरंत क्वेश्चन करेंगे. राइजिंग शेयर वुमेन इन द वर्कफोर्स, आज की दुनिया में वुमेन बहुत ज़्यादा अपॉइंट हो रही हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है आपको. व्हाइल यू आर मेकिंग अ वर्किंग एनवायरनमेंट, द वर्किंग एनवायरनमेंट नीड्स टू बी सेफ इन एवरीथिंग. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैं आगे पढ़ाऊंगी. इंक्रीज्ड एम्फोसिस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स एंड अर्ज फॉर करियर एडवांसमेंट. देन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो है आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है. अगर आप अभी भी MS Word 2007 ही यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो. यू नीड टू नो कि आगे कौन सा वर्जन आ चुका है. विंडोज़ 10 के बारे में आपको पता होना चाहिए, और भी जो जो नए नए हैं ऐप्स उनके बारे में पता होना चाहिए. सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए. ऑप्शंस ऑफ प्रेजेंट स्किल्स एंड टेक्निक्स. अब जो ट्रेडिशनल स्किल्स थे वो सब ज़्यादा काम नहीं आते जितना इंसान को टेक्निकल स्किल्स काम आते हैं. तो इन दैट केस यू नीड टू डेवलप द टेक्निकल स्किल्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़. इनोवेशन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, वेब एंड इंटरनेट, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस. सब कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक वे में होने लगा है. तो इस सब की जानकारी होनी चाहिए आपको भी और आपके वर्कर्स को भी. और अगर वर्कर्स को जानकारी नहीं है तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल है कि वो अपने वर्कर्स को इसके बारे में अवेयर करवाए. चेंजिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, लिफ्टिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस नेशंस, फ्री एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बिटवीन नेशंस एंड इंक्रीज्ड कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस. क्योंकि अब जो इंटरनेशनली इंडिया को अगर देखा जाए, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है पहले से. तो इससे वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग बहुत बढ़ चुकी है. तो इन दैट केस योर प्रोडक्ट्स, योर वर्क फोर्स मस्ट बी capable of satisfying the needs of the international market as well. Now coming to the most important part of this chapter, जिससे 100% एक ना एक शॉर्ट नोट तो आएगी ही आएगी आपके क्वेश्चन पेपर में. अगर यूनिट 1 से क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 1 से ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपका, जो ये है अदर इंपॉर्टेंट इशूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, इनके बारे में शॉर्ट नोट या फिर एक ब्रीफ क्वेश्चन आएगी ही आएगी. तो प्लीज़ ध्यान रख लीजिए कि ये पार्ट ज़रूर करके जाइएगा आप लोग. एंड मैंने यहाँ पे जो ये PDF बनाई है, इस PDF में मैंने बहुत अच्छे से और इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया ताकि आप क्वेश्चन में
ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करके अपने पेपर में लिख दोगे तो आराम से 2.5 पेज का आंसर बन जाएगा। तो प्लीज़ फोकस एंड लिसन टू मी केयरफुली। देन कमिंग टू वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इज़ द फर्स्ट ठीक है पॉइंट। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है? वर्क प्लेस डाइवर्सिटी से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड से, रिलीजन्स, कास्ट एंड अलग अलग जगह से आ रहे हैं, एरिया से आ रहे हैं। तो उनके जो डाइवर्सिटी है उसको एकता में बदलना है। वर्क प्लेस और वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को वर्क फोर्स डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, इज कंसर्न विद द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन सच कैरेक्टरिस्टिक्स एज एज, जेंडर, एथनिक हेरिटेज यानी रिलीजन, कल्चर, ये सब ठीक है, फिजिकल एबिलिटीज एंड डिसएबिलिटीज, रेस एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन अमंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज़ है वो बहुत अगर मानो कोई कंपनी है, कोई कंपनी है बैंगलोर में सिचुएटेड, लेट्स टेक इन्फोसिस। इन्फोसिस में काम करने वाले लोग बैंगलोर के भी हैं, यूपी के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, मुंबई के भी हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न जगह से काम करने के लिए इन्फोसिस में लोग आते हैं। तो उनकी जो क्राइटेरिया है, उनके जो सेटिस्फैक्शन क्राइटेरिया है उसको कंपनी को अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी इशू है उनको सेटिस्फाई करना, उनके नीड्स को, उनके जो ये भी डिमांड्स हैं वो सबको सेटिस्फाई करके रखना और उनके बीच में एक यूनिटी क्रिएट करना। Workforce diversity has significant implications for the management. The manager will be required to shift their approach from treating each group of workers alike to recognizing differences among them and following such policies so as to encourage creativity, improve productivity, reduce labor turnover, and avoid any sort of discrimination. When workforce diversity is managed properly, there would be better communication, better human relations, and congenial work culture in the organization. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी कंपनी के लिए? इसलिए कंपनी के लिए नहीं, मैनेजमेंट के लिए। हाँ, इन द सेंस कंपनी के लिए भी, बट मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं उनको अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सिमिलैरिटीज़, उनकी डिससिमिलैरिटीज़ सबके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका वर्कर एक कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए वर्कर भी कहाँ से आ रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, एंड उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका कल्चर कैसा है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़ में सब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर आप देख लो इन्फोसिस में पोंगल भी सेलिब्रेट होती है, इन्फोसिस में महाशिवरात्रि भी सेलिब्रेट होती है। क्यों? ताकि जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत अकेला फील ना हो उस एनवायरनमेंट में। दिल बी लाइक हाँ, मेरे कल्चर की भी रिस्पेक्ट है यहाँ पर। तो इन दैट केस पीपल हैव एथनिक डे इन देयर कंपनीज, ताकि लोगों को लगे कि येस वी आर हैविंग एन एथनिक डे। टू दैट केस ठीक है। एंड मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो डिफरेंसेस को पता कर सके कि जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग आ रहे हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, उनके माइंडसेट में डिफरेंसेस क्या हैं। एंड उन्हें, वो मैनेजर का काम होता है कि वो उन्हें सेटिस्फाई कर सके, कि उन्हें एक ऐसे पॉइंट पे ला सके कि हाँ दोनों का जो इंटरेस्ट है वो इक्वलाइज हो सके एंड दोनों का डिफरेंसेस भी इक्वलाइज हो सके। इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी इंकरेज होती है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो वो एब्सेंटीज़म उनका कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अपने कंपनी में आएंगे, अपना काम करेंगे, कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे एंड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो इससे लोगों के बीच में सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छे से रहेगी, वो कंपनी की तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। When workforce diversity is managed properly, there would be better communication. हाँ, when workforce diversity is managed properly, there would be better communication, better human relations, and congenial working culture in the organization. तो यही चीज़ अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होती है तो बेटर कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जो आपस में एम्प्लॉयज़ का रिलेशन अच्छा हो जाता है एंड फ्रेंडली वर्क कल्चर बन जाती है। एडवांटेजेस ऑफ वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, व्हाट आर द एडवांटेजेस? लेबर टर्नओवर, अब तो मैंने जैसे पैराग्राफ में पढ़ाया है तो उसके हिसाब से यू कैन राइट ऑन योर ओन। आई गिव यू वेरियस पॉइंट्स, नॉट रीडिंग फ्रॉम दीज, ओके? ये तो बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट्स है, लेट्स मेक शॉर्ट पॉइंट्स हियर एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, ओके? लेबर टर्नओवर इंक्रीजेस, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म डिक्रीजेस, better communication, better productivity, better human relations, and then we have creativity, encouragement of creativity among the employees. तो हमें 5 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गई। सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ 6 पॉइंट तो हमें ऐसे ही मिल गई। अब लेट्स कम टू द एडवांटेज। An organization or a company with well managed diversity will solve the conflicts resulting from opposing viewpoints into a more complete and inventive solutions. अगर किसी कंपनी के मैनेजर को बहुत अच्छे से पता है कि उसके वर्कर्स हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका गोल्स क्या है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर कभी भी इन फ्यूचर अराइज होती है कंपनी में तो वो मैनेजर बहुत आराम से उसे सॉल्व कर पाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी उसे सॉल्व करने में। तो इन दैट केस ये कहा गया है, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल पाएगा हर चीज़ के लिए। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी for diverse groups will generally do better at attracting and retaining talent from all backgrounds, thereby increasing a pool of skilled employees. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रमोट करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे विल हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड उससे उनका जो रीच होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो दे विल हैव अ गुड एंड स्किल्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन देयर कंपनी. बिजनेस विद वर्कफोर्स फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स कैन मोर इफेक्टिवली सर्व द कस्टमर्स. अब मानो कोई कस्टमर है, ठीक है, आई एम अ पर्सन who lives in Bengal. I know Bengali very well and I am a worker in Reliance. Now I need to contact a person who is coming to me for some work and that person is a Bengali. उसे हिंदी नहीं आती है, तो there is an edge for me ना कि मैं उसे बंगाली में कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो इससे उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मुझे भी उसकी बातें सही से समझ में आ जाएगी, तो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएगा और कंपनी का काम भी हो जाएगा. तो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Such employees can interact with local customers in an effective manner and pay careful attention to the customer's sensitivities and expectations. Then companies with diverse workforce are able to present their product and services in a better way. अगर कंपनी का जो वर्कफोर्स है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत बेटर वे में वो प्रमोशन कर पाते हैं, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है. तो इन दैट केस चैलेंजेस ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. प्रॉब्लमैटिक जेंडर रिलेशंस. ये आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंपनी में बहुत सारे विमेंस भी अपॉइंट होती है एंड मेंस भी अपॉइंट होते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हाँ कोई कोई कंपनी में ग्लास सीलिंग फैसिलिटी होती है. ग्लास सीलिंग यानी विमेंस को हायर लेवल पे अपॉइंट नहीं किया जाता, तो इससे विमेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. दे डोंट लाइक दिस पॉलिसी ऑफ द कंपनी, तो इसलिए इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग फीचर ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कि वो उनकी HR मैनेजर जो है वो इसे सॉल्व कर पाए. कल्चरल डिफरेंसेस. लोगों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि बंगाल से आने वाले इंसान को तेलंगाना से आने वाले इंसान का कल्चर उतना पसंद ना हो. अगर कोई हिंदू है तो उसे मुस्लिम कल्चर पसंद ना हो. प्लीज़ डोंट टेक इट ऑफेंसिव बट जस्ट एन एक्सप्लेनेशन. ओके. एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. कभी कभी कंपनी में अगर कोई इंसान है उसे केवल तमिल आती है एंड दूसरा इंसान उसे केवल बंगाली आती है, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाती है. देन मिसट्रस्ट. अलग अलग जगह से जब एम्प्लॉयज़ आते हैं एंड यू डोंट नो दो पीपल, अलग अलग जगह से जब लोग आते हैं एंड यू डोंट नो देम, तो यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देम फुल्ली. कुछ टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्डअप होने में, तो वो चीज़ है. डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट. कभी कभी किसी किसी कंपनीज में लगता है एम्प्लॉयज़ को कि नहीं, मेरे जो वर्कफोर्स है मेरा जो वर्कफोर्स है उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि मैं तमिल हूँ तो इसलिए मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है बाकी लोगों से जिनको इंग्लिश आती है. तो इन दैट केस इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज ऑफ द HRM कि वो इस चैलेंज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. रेजिस्टेंस टू चेंज. कभी कभी कुछ कुछ लोग होते हैं लाइक द एल्डर पीपल. एक कंपनी में यंगर यूथ भी होती है और एल्डेस्ट जनरेशन भी होती है. मानिए किसी कंपनी में यूथ है 25 to 30 ईयर्स की एंड उसी कंपनी में एल्डर पीपल आर ऑल्सो वर्किंग 49, 50, 55 ईयर्स के. तो जो पीपल बहुत ज़्यादा एल्डरली हैं वो उनका चेंज रेजिस्टेंस कुछ कम हो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है. लाइक दे डोंट वांट चेंजेस इन देयर पॉलिसीज एंड एवरीथिंग. दे आर लाइक हाँ जो हो रहा है जैसा चल रहा है वैसा सही है. बाकी जो यूथ है दे आर क्रिएटिव इन देयर वर्क, तो दे वांट टू इम्प्लीमेंट मोर चेंजेस, दे वांट टू ब्रिंग अप न्यू आइडियाज़. तो इन दैट केस तो ये था वर्कफोर्स डाइवर्सिटी या फिर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी. आई होप ये अच्छे से समझ में आई हो. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें एबिलिटी एंड अथॉरिटी दी जाए कोई भी काम करने की. अकॉर्डिंग टू न्यूस्ट्रॉम एंड डेविस, एम्पावरमेंट इज एनी प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी थ्रू द शेयरिंग ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोविजन ऑफ कंट्रोल ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब परफॉर्मेंस. काफ़ी भारी शब्दों में लिख दिया गया, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से पार हो गया. आइए इससे भी ईजी में समझाती हूँ कि एम्पावरमेंट मतलब इज एनी प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी थ्रू द शेयरिंग ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. ऑटोनॉमी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे करके, एंड प्रोविजन ऑफ कंट्रोल ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब परफॉर्मेंस. मतलब आपको पावर दिया जाएगा, ठीक है, आपको अथॉरिटी दी जाएगी कंपनी में, लेकिन आपके ऊपर कुछ लेवल तक कंट्रोल भी होगा. तो दैट इज़ making the employees independent and also not making them feel caged at the same time by exercising some power. Empowerment involves efforts to take full advantage of organizations' human resources by giving everyone more information and control over how they perform their jobs. Various techniques of empowerment range from participation in decision making to use of self-managed or empowered teams. Empowerment involves efforts to take full advantage of organizations' human resource. यानी अगर आप किसी भी कंपनी में लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ ये आ जाता है, कमिटमेंट आ जाता है कि हाँ मुझे अथॉरिटी दी गई है तो मैं इस काम को अच्छे से करके दिखाऊंगा, तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, मेरी वाहवाही होगी, मेरे अप्रेजल्स होंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो इस कारण से वो काम भी ज़्यादा अच्छा करता है. तो इन दैट केस और इसी बीच अगर उसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो एक सुपीरियर जो रहेगा उसका काम होगा कि वो उसके वर्क को कंट्रोल भी करता रहे टाइम टू टाइम.
ऐसा नहीं कि खुली छूट दे दी जाती है एम्पावरमेंट के अंदर. इट मीन्स कि हाँ, छूट दी जाती है काम करने की, लेकिन कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल रहता ही रहता है. वेरियस टेक्निक्स ऑफ एम्पावरमेंट रेंज फ्रॉम पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग टू द यूज ऑफ सेल्फ मैनेज और एम्पावर्ड टीम्स. कैसे एम्पावरमेंट किया जा सकता है कंपनी में? या तो आप जो जनरल मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, उनकी टीम जो भी डिसीजंस ले रही है उसमें आप हेल्प कर दो, अपनी आइडियाज़ दो, आपके पास जो भी मतलब स्किल्स हैं उसको आप वहाँ पे पुट ऑन करो, या फिर अपने जो भी इंटरेस्ट्स हैं उनको बताओ, आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में, कैसे कंपनी आगे बढ़ सकती है उसके बारे में बताओ. या फिर आप एक अपने साथ टीम क्रिएट करो एंड उस टीम के साथ अपना कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करवा के दिखाओ. तो दैट थिंग. Many organizations follow team structures which have paved the way for empowerment of employees. काफ़ी कंपनीज में होता है प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, तो एक टीम में एक टीम हेड बनाया जाता है एंड उसके अंदर में 10-12 एम्प्लॉयज़ रहते हैं. तो दिस टीम स्ट्रक्चर हेल्प्स अ लॉट. Empowerment of employees. Empowerment would be all the more necessary to speed up the process of decision making, use of environmental opportunities and serve the customers and society better. कैसे? कि अभी बहुत सारी कंपनीज है, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है मोस्टली, उन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड काम मिलता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें एक प्रोजेक्ट हेड होता है एंड वो इंसान के साथ में 8-10 को वर्कर्स होते हैं. उसका काम होता है कि वो अपने वर्कर से काम करवाए अच्छे तरीके से एंड फिर उनके वर्क को कंट्रोल करे, और उसके वर्क को वो उस प्रोजेक्ट हेड के वर्क को कोई और सुपीरियर कंट्रोल कर रहा होता है. तो इस वे में environment would be all the more necessary to speed up the process of decision making, make use of environmental opportunities and serve the customers and society better. अगर एम्पावरमेंट होगी एम्प्लॉयज़ की तो जल्दी डिसीजंस ले पाएंगे लोग, जस्ट क्रिएटिव वे में डिसीजंस हो पाएगी, क्रिएटिव काम हो पाएगा, कस्टमर्स का सर्विस बेटर हो पाएगा. The purpose of empowerment is to free the employees from rigorous control and give them the freedom to take responsibilities for their own ideas and actions, to please hidden talents which would otherwise remain inaccessible. अगर आप एम्प्लॉय को एक छुट्टी नहीं देते हो ताकि वो अपने हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से डिसीजंस ले, खाली आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके हिसाब से काम करता रहे, जो उसे 9 to 5 जॉब है केवल वही करे, उसके अलावा और कुछ सोचे ही ना, तो उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाएगी. और आज की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है. लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो उन्हें अपना क्रिएटिविटी दिखाने का इंटरेस्ट हाई रहता है. तो इन दैट केस एम्पावरमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद डेलीगेशन. अब मैं तब से बोल रही हूँ कि लोगों को पावर देना चाहिए बट सर्टन लेवल ऑफ कंट्रोल होना चाहिए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेलीगेशन की बात कर रही हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में जाकर डेलीगेशन के बारे में लिख के आ जाओ. दिस इज रॉन्ग. टू अ सर्टन लेवल you can relate it with delegation, but it is not delegation. How? Delegation is granting of authority by a superior to a subordinate for a specific purpose, such as buying specific materials from a specified vendor, but empowerment has wider scope because the subordinate is given the adequate autonomy or freedom to select the type of materials from the vendor he thinks is the best. डेलीगेशन में क्या होता है, एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ हद तक छूट देता है कि तुम डिसाइड कर लो क्या सामान लाना है, कैसे सामान लाना है, कहाँ से सामान लाना है. बट एम्पावरमेंट में क्या होता है कि ये वाइडर स्कोप है. कैसे? कि जो सबॉर्डिनेट होते हैं उसे बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा लेवल पर अथॉरिटी भी मिलती है और फ्रीडम भी मिलता है अपने हिसाब से काम करने का, अपने आइडियाज़ को पुटअप करने का. Coming to the advantages, everyone in the organization is valued and encouraged to make a personal contribution for the betterment of the company. सब लोग अपने आइडियाज़ दे पाते हैं, अपने इंटरेस्ट्स को शो ऑफ कर पाते हैं, अपने स्किल्स को शो ऑफ कर पाते हैं. अलाउज क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन बाय द एम्प्लॉइज. अगर 5 लोग आपस में डिसाइड कर ले जल्दी से एंड कोई डिसीजन ले ले एंड तुरंत उस पर काम करने लगे, तो इट इज़ मच ईजियर दैन गेटिंग इट कन्फर्म विद द जनरल मैनेजर और द सुपीरियर और द सुपरवाइजर लाइक दैट. ठीक है. एम्पावरमेंट क्रिएट्स अ टीम ऑफ लॉयल एंड कमिटेड एम्प्लॉइज. अगर लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर भी कुछ अथॉरिटी है, मुझे भी अथॉरिटी मिली हुई है, मेरे अंदर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मुझे इसके लिए अप्रेजल्स मिल रहे हैं, तो उनके अंदर एक खुशी होगी एंड दे विल वर्क मोर कमिटेड, देयर वर्क विल बी मोर लॉयल एंड दे विल बी मोर कमिटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. Individuals are constantly aware not only of what they are seeking to achieve, but also what they are seeking to achieve it, why they are seeking to achieve it, and how it fits the wider corporate goals. कि जो काम करने वाले इंसान हैं उसे पता होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं एंड क्यों काम कर रहे हैं, इससे उनका इंटरेस्ट कैसे सेटिस्फाई हो रहा है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज लाइकली टू बी कोऑपरेटिव एंड पर्पसफुल रादर दैन बी ब्लेम ओरिएंटेड. अगर 5 लोग मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं एंड उसमें कुछ भी गलती हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे के ऊपर आप दोष लगाने लगो. इसका मतलब होता है कि हाँ, यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ हमसे ये गलती हुई है एज अ टीम एंड वी आर गोइंग टू मेक इट बेटर द नेक्स्ट टाइम. तो इससे टीम वर्क की स्पिरिट बढ़ती है. इंडिविजुअल्स हैव अ रियल विलिंगनेस टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सक्सेस. द सक्सेस ऑफ द टीम इज इन विच दे वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. इंडिविजुअल्स हैव अ रियल विलिंगनेस टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सक्सेस. उन्हें पता है कि अगर वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आगे जाकर उनका प्रमोशन होगा, वो हाईलाइटेड रहेंगे कंपनी में, तो बॉस भी खुश रहेगा एंड आगे उनका प्रमोशन हो पाएगा. तो इन दैट केस और साथ में उन्हें टीम वर्क जो है उनका, वो भी जो स्पिरिट है टीम वर्क का, वो भी सेटिस्फाई हो पाएगा. तो दैट केस में एम्पावरमेंट प्रोवाइड्स अ वर्क एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अचीवमेंट. एम्पावरमेंट से एम्प्लॉयज़ के अंदर एक ऐसी मतलब वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जिससे अपॉर्चुनिटीज़ मिले एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए और उनके ग्रोथ के लिए भी साथ ही साथ.
अब देखा जाए तो ये सब तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया आपको, और एज अ होल बता दिया. व्हाट आर द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़? हाउ डज दिस एम्पावरमेंट हेल्प देम? रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल, उनके स्किल्स, उनके इंटरेस्ट्स, उनके आइडियाज़, वो सब शो ऑफ कर पाते हैं वो लोग, एंड दे कैन पुट इट टू यूज़. इंश्योरिंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर किसी भी इंसान के आइडियाज़ को कंपनी में यूज़ किया जाता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा, उसे बहुत अच्छा लगता है, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो दिस इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑन द जॉब, सेम थिंग. इंक्रीज मोटिवेशन, अगर आपके आइडियाज़ को इम्प्लाई किया जा रहा है तो विल बी लाइक येस आई नीड टू गिव मोर आइडियाज़, सो कंपनी मेरे आइडियाज़ के हिसाब से काम कर सके एंड आगे बढ़ सके, एंड आई गेट हाईलाइटेड इन द मोमेंट. इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग, लोग अलग अलग डिसीजन, अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग थॉट्स, तो डिसीजन जो भी आता है, फाइनल कंक्लूजन जो भी आता है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव होता है. बेस्ट फॉर द कंपनी एज वेल, बेस्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ एज वेल, बेस्ट फॉर द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट एज वेल एज द कस्टमर्स. द थर्ड पॉइंट इज डाउन साइजिंग. डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? साइज कम करना नहीं होता, सॉरी, बट लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन साइजिंग इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. डाउन साइजिंग लिटरली मीन्स reducing the size of the organization. Yeah, you are right, till you guys were right till some extent. जब हमारे दिमाग में एक पहला आइडिया आया कि डाउन साइजिंग यानी साइज कम करना. या reducing the size of what? The organization, in order to cut costs, hive off unprofitable operations, and improve operational efficiency. In fact, it is a restructuring process to meet the challenges of the environment. Reducing the size of the organization. Why? To cut costs, hive off unprofitable operations, and improve operational efficiency. यानी कंपनी में जो भी एक्सेसिव काम नहीं, एक्सेसिव एम्प्लॉयज़ हैं या फिर एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, उनको कट डाउन करना ताकि ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सके कंपनी. In that context of human resource management, downsizing involves elimination of certain jobs with a view to cut pay bill and improve work efficiency. Now you might be seeing कि Google, a very big brand जहाँ से आप लोग कुछ भी जाके सर्च करते हो जाके गूगल पे, दैट कंपनी इज़ लेइंग ऑफ मैनी एम्प्लॉयज़, क्योंकि AI सर्विसेज आ चुकी हैं दुनिया में. पीपल जो होते हैं, लोगों का काम रोबोट्स कर दे रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों की, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा स्किल्स ही नहीं है रोबोट से ज़्यादा. तो इन दैट केस वो कंपनी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कट डाउन हो सके और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. तो इन दैट केस दिस मीन्स डाउन साइजिंग. A business enterprise may reduce the staff which is in excess of its current requirements by initiating voluntary retirement scheme. This is another big part. अब कंपनी अगर किसी को भी ऐसे ले ऑफ कर रही है, अगर उनके साथ बॉन्ड साइंड है, तो किसी को ऐसे कंपनी ऐसे चुटकी में नहीं हटा सकती है 2 मिनट के अंदर कि नहीं आज आप काम कर रहे हो, कल यू आर फायर्ड. ऐसा नहीं होता है. इसके लिए एक, ताकि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बुरा ना लगे और कंपनी भी अपना अच्छा एक ताकि कंपनी का इमेज भी एक अच्छा सा बना रहे और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बुरा ना लगे. तो इस केस में हम VRS स्कीम लेकर आए. VRS स्कीम क्या है ये मैं आगे पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पर भी देख लेते एक बार. डाउन साइजिंग, यहाँ पे VRS के बारे में आपने जान लिया कि VRS इज़ इम्प्लाइड फॉर डाउन साइजिंग. अब VRS क्या है वो मैं आगे पढ़ाऊंगी. डाउन साइजिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग विच रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कम लोग, सो एज टू रिस्पॉन्ड मोर रेडिली टू द पेस ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस. कम लोग एंड ज़्यादा एजुकेटेड लोग, टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड लोग, ताकि जितने भी एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रही हैं वो तुरंत क्विक रिस्पॉन्स दे सके उसका. Jobs are reassigned, redesigned to merge duplicate operations and eliminate redundant jobs to decrease the pay bill. Downsizing as a strategy has been adopted throughout the world to achieve operational economies and increase efficiency, to be able to survive and grow in the wake of uncertain environment and cutthroat competition. Liberalization and globalization of the Indian economy have exposed the Indian firms to foreign competition. This has forced the Indian firms to be efficient and cost effective. They have restored to downsizing and say goodbye to the surplus staff by offering them a golden handshake under the voluntary retirement scheme. मैं ये भी बताऊंगी कि व्हाट इज़ गोल्डन हैंडशेक एंड व्हाट इज़ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. तो डाउन साइजिंग इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी में जो भी स्टाफ, ऑब्सोलीट स्टाफ है, जिनका हमें कंपनी में काम नहीं है, उन्हें हटाया जा सके, उनका सेपरेशन किया जा सके कंपनी से. एंड इससे क्या फ़ायदा होता है कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है. दूसरा कि जो बिल्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं. तीसरा, इट हेल्प्स टू मीट द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द एनवायरमेंट एंड इट हेल्प्स टू डिक्रीज द पे बिल वी हैव डिस्कस्ड. एंड जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है हमारी इसमें. कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डाउन साइजिंग. एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड टू गेन मोर प्रॉफिट्स, ऑल दीज आर द मेन, एंड टू मीट द कॉम्पिटिशन, ऑल दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डाउन साइजिंग. याद रखना, ठीक है. डाउन साइजिंग इज नॉट द सेम थिंग एज VRS. अगर आप कहो कि अब डाउन साइजिंग मतलब भी VRS होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो ये नहीं है. VRS इज़ अ मेथड to imply downsizing. It is not equal to downsizing. Okay, downsizing के लिए और भी बहुत सारे ways यूज किए जा सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि केवल VRS ही यूज़ किया जा सके. दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है आज की दुनिया में, इसलिए इसे मेंशन किया गया. Downsizing involves reducing the business size of the business by hiving off unprofitable activities and restructuring the organization to make it lean and difficult. Whereas and restructuring means reorganization of operations to cut unnecessary and unprofitable activities and regroup certain operations to increase operational efficiency and reduce the cost. Now coming to VRS. बहुत VRS कर लिया मैंने, गोल्डन हैंडशेक के बारे में कह दिया. Now let's come to this point. What is VRS? Downsizing of workforce is generally implemented through VRS, Voluntary Retirement Scheme. Under the scheme, the organization Under the scheme, the organization and its employees enter into a mutual agreement under which the employee agreed to voluntarily retire on payment of agreed compensation by the employer. VRS has come to be recognized as golden handshake because the benefits both the employees and the employers. The employee gets some handsome amount under the VRS package and the employers save recurring fat wage bills in the long run. अब इतना कुछ कह दिया इंग्लिश में, अब उसको हिंदी में समझा देती हूँ इजी वर्ड्स में. VRS मतलब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है कंपनी के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में. एक सुपरवाइजर है एंड उसका एम्प्लॉय, उसके बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि ठीक है, आप अपनी खुशी से एक अग्रीमेंट साइन कर दो कि मैं ये कंपनी से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब इस कंपनी में वर्क करने के लायक नहीं हूँ, या फिर मेरा मेरे जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है या फिर जो भी नॉलेज है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है कंपनी के लिए, या फिर कोई भी रीज़न से मैं ये VRS दे रहा हूँ, एक अग्रीमेंट साइन करना है. एंड इसके बदले में कंपनी जो है वो उस एम्प्लॉय को कुछ पैकेज देती है. मानो एक अग्रीमेंट बना कि अच्छा ठीक है आप VRS दे दो एंड कंपनी इसके बदले में आपको 5 लाख का पैकेज देगी. आप 5 लाख रुपीज़ रख लो और हमारे कंपनी को छोड़ दो. दिस इज़ द अग्रीमेंट. तो एम्प्लॉयर भी खुश कि हाँ ठीक है ये इंसान छोड़ देगा, और एम्प्लॉय भी खुश कि हाँ मुझे 5 लाख रुपये मिल रहे, मुझे और क्या ही ज़रूरत है. अगर मानो कोई इंसान 58 ईयर्स का है तो उसके 2 साल बचे सर्विस के. अब वो 2 साल में जितना नहीं कमा पाएगा रोज़ रोज़ ऑफिस आके, उसको उतना एक बार में मिल जा रहा है उतना अमाउंट, तो वो घर बैठ के आराम से खाएगा पिएगा आराम करेगा. वो भी जानता है वो कितनी मेहनत से ऑफिस आ रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है. अगर उसे वर्क करने का ज़रूरत नहीं होगा, मन नहीं होगा, तो वो VRS दे देगा अपना एंड वो खुशी खुशी अपने घर पर रहेगा. तो इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होती है? इससे कंपनी को ये बेनिफिट होती है कि उनका जो लॉन्ग रन में हर महीने किसी को पेमेंट करना वो रिड्यूस हो जाता है. तो यार लाइक हाँ ठीक है भाई, अब इस इंसान को हर महीने तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा मेरे को, एक बार मैंने पैसा दिया एंड ख़त्म कहानी इस इंसान का, ये गया हमारी कंपनी से. उसके जो अगर मानो कोई इंसान कंपनी में काम करता है तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स, उसके चाय पानी का खर्चा, उसके वर्किंग आवर्स का खर्चा, उसके ऊपर जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उन सब का खर्चा, वो सब कट डाउन हो जाएंगे. तो इन द लॉन्ग रन इट विल बी effective and usable for the company. So in that case, an organization may resort to voluntary retirement scheme involving handsome compensation to employees to get rid of surplus staff. Voluntary retirement scheme involves reducing employees based on mutual agreement between the organization and its employees. मतलब इसके लिए प्रॉपर मीटिंग होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करते हैं सुपरवाइजर्स कि आप दे दो, यू गिव द मतलब रेजिग्नेशन, you take the VRS and you go and relax in life. VRS is not new to Indian corporate sector as it has been practiced in the past, though the magnitude was not large enough to attract attention. पहले भी ये कंपनीज में प्रैक्टिस हो चुकी हैं लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा अटेंशन में है क्योंकि सिंस द 1990s, क्योंकि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपनी को ये नहीं चाहिए कि उनकी कंपनी में 50 वर्कर काम करे. दे वॉन्ट कि 10 वर्कर ही काम करे और बहुत एफिशिएंटली काम करे. Liberalization has increased competition with almost without any advance notice and has forced many organizations to have a relook at the redundant human resources which have been a source of fat wage bills without corresponding productivity. VRS has been used in part in India as a part of downsizing strategy to cut the wage bill. VRS has been executed in both public and private sector. गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था कि ठीक है आप अब हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें काम करने के लिए एबल्ड नहीं हो तो आप VRS दे दो, आप अपना रिटायरमेंट वाला पेंशन ले जाओ, आप अपना एक अच्छा अमाउंट लेके जाओ और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो और कंपनी छोड़ दो. एंड टाटा, रिलायंस, बजाज, ये सब ने भी बहुत ये स्कीम को भी अप्लाई किया है ताकि वो कंपटीशन को फेस कर सके और अपने वेज बिल्स को कट डाउन कर सके और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो सके. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मेथड विच हेल्प्स एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क. अगर अब देखा जाए आज की दुनिया में हर वर्क ऑनलाइन हो सकता है. जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो आधे से ज़्यादा लोग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करते हैं. तो वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी. अब ऐसा भी होता है कि सुबह के 4 बजे मीटिंग हो रही है. अगर ऑनलाइन काम होता है तो मीटिंग्स कभी भी हो सकती है. यू कॉल पीपल 5 पीपल, यू इन्फॉर्म देम कि हाँ आज इतने बजे मीटिंग होगी एंड द पीपल नीड टू अटेंड द मीटिंग. अब आप 4 बजे रखो, चाहे 5 बजे रखो, चाहे 10 बजे रखो, तो दिस इज़ अ बिट इनकन्वीनियंट फॉर सम ऑफ द वर्कर्स. तो वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स कि इज़ अ मेथड थ्रू विच एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. अब इंसान 9 to 5 जॉब करता है
5 बजे वो कंपनी से निकलता है, 6-7 बजे तक घर पहुँचता है, उसके बाद इट इज़ द पर्सनल टाइम कि वो अपनी फैमिली के साथ क्या टाइम कैसे स्पेंड करता है. दे डोंट हैव द टेंशन कि कंपनी में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब वाला. तो दैट इज़ व्हाट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस, कि इंसान को अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए और अपने पर्सनल लाइफ में भी उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए. अगर प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो बॉस गुस्सा आ जाएगा, और अगर पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो घर की बॉस यानी आपकी वाइफ गुस्सा आ जाएंगी. तो दैट केस, work life balance encourages employees to divide their time on the basis of priorities and maintain a balance by devoting time to family, health, vacations, etc., along with making a career and business travel, etc. It is an important concept in the world as it helps to motivate the employees and increase their loyalty towards the company. अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय को सुबह के 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक काम करवाया जाए तो वो इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि क्यों मैं काम करूँ इतना. मुझे एक पीसफुल ज़िंदगी चाहिए. आज के जीवन में हर एक इंसान के लिए उसका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दे डोंट वांट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड वो स्मॉल थिंग्स. दे वांट सुकून इन देयर लाइफ. एवरी वन ऑफ अस वांट्स सुकून. तो इन दैट केस, अगर ये सुकून कंपनी उन्हें देती है कि हाँ ठीक है, यू वर्क फॉर दिस मेनी आवर्स एंड देन यू हैव योर पर्सनल टाइम वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तब कंपनी के टुवर्ड्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी एक लॉयल्टी डेवलप हो जाती है कि हाँ मेरी कंपनी मेरे इंटरेस्ट का ख्याल रख रही है. So this is thing. What is the advantage of work-life balance? Several advantages. Work-life increases the motivation of employees and helps them to do better at job. It helps the people to relieve the stress as they can spend leisure time with their near and dear ones. Companies can maximize productivity from an employee who is rejuvenated and refreshed as compared to the overworked employee. अगर कोई इंसान पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है, मानो ओवर टाइम जॉब्स कर रहा है, सॉरी नॉट पार्ट टाइम, ओवर टाइम जॉब्स कर रहा है, 9 to 5 उसने किया, फिर उसे उसका बॉस ने कह दिया कि अब एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया, नाउ यू नीड टू अगेन वर्क फ्रॉम 6 to 12. तो इंसान तो सुबह से रात तक काम ही करता रह गया. नेक्स्ट डे उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो वापस से बैठ के अपने दिमाग को कंप्यूटर के सामने लगा सके कि और वो काम को अच्छे से कर सके. ही नीड्स रेस्ट. एवरी वन इन द वर्ल्ड नीड्स रेस्ट. इवन आपके फ़ोन को ज़रूरत होती है कि अपने फ़ोन को साइड रख दो कुछ देर के लिए चार्जिंग पे लगा करके, ताकि वो भी सांस ले ले. तो हम लोग तो फिर भी इंसान है, तो हम लोगों को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है, सुकून की ज़रूरत होती है अपने लाइफ में. तो दिस इज़ द केस. Healthy lifestyles can be maintained by having a work-life balance. This includes good diet, regular exercise, etc. बहुत सारी कंपनीज़ में जिम होती है, रिक्रिएशन सेंटर्स होते हैं, बहुत कुछ होती है. तो दिस इज़ फॉर टू कीप द एम्प्लॉय मोटिवेटेड एंड लॉयल टुवर्ड्स द कंपनी, एंड उनको खुशी रहे कि हाँ वो इस कंपनी के पार्ट हैं. Healthy lifestyles can be maintained होगी, then employees who are highly motivated can help the business grow as they are more attached to their job and careers. Work-life balance can be implemented through flexi-time, telecommuting, compressed work week, and employee counseling. Now, these are the ways. Flexi-time यानी you need to work for a specific number of hours, then you can take a break for specific number of hours. Imagine a flexi-time schedule is maintained. 9 to 11:30 you work, and then 11:30 to 12:45 you take a break. You need not be available at office from 11:30 to 12:45. Then again you sit to work at 12:45, and then you at a stretch you sit and work for till 2 p.m. Sorry, and then 2 p.m. to 4 p.m. you take a lunch break. You need not be there at office again, and 4 to 7 you again work and complete your job. तो दिस इज फ्लेक्सी टाइम, ताकि एम्प्लॉय भी थोड़े टाइम के लिए रिलीव्ड रहे और उसका और कंपनी का काम भी होता रहे. टेली कम्यूटिंग यानी वर्किंग फ्रॉम होम. अगर आप किसी एम्प्लॉय को दे दो कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो, आपको और भी मानिए कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, they have a child, small child at home, they need to take care of that child. So work from home is the best option for them, कि they sit at their home, they see their child also and they work for the office also. तो this compressed work week, अगर मानो Monday to Saturday वर्क है, अगर आपका you have a project which can be done in 3 days only, तो आप बाकी के 4 दिन उस एम्प्लॉय को ऑफ दे दो कि ठीक है, यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क नाउ एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर पर्सनल लाइफ. तो इससे वो भी मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ मुझे जल्दी काम खत्म करना है ताकि मुझे बाकी के 4 दिन छुट्टी मिल सके. देन कम टू एम्प्लॉय काउंसलिंग. व्हाट इज़ एम्प्लॉय काउंसलिंग? कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स होता हुआ देख करके, तो उसकी बातों को सुनना, उसकी प्रॉब्लम्स को जानना, उसके प्रॉब्लम्स को सिग्निफिकेंस देना और उसे मोटिवेट करना कि यू कैन डू इट, एंड उसे सजेशंस देना कि वो कैसा कर सकता है वो चीज़ को. आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पॉइंट फॉर द डे. वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम कोविड-19 के टाइम से तो बहुत सुनते आ रहे हैं. अपने पेरेंट्स को हमने देखा है वर्क फ्रॉम होम करते हुए. हमने वर्क फ्रॉम होम इन अ सेंस क्लासेस किए हैं ऑनलाइन. तो दिस इज थिंग. Work from home is a concept where the employee can do his or her job from home using company approved assets, policies and tools. एक पर्टिकुलर एसेट दिया गया है, यानी एक पर्टिकुलर लैपटॉप दिया गया है आपको कंपनी की तरफ से, एक पर्टिकुलर ऐप दिया गया है आपको कंपनी की तरफ से, एंड कुछ टूल्स दिए गए हैं, इन द सेंस ऑनलाइन टूल्स लाइक प्रॉपर ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनके थ्रू अपने कंपनी में लॉग इन कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो ऑनलाइन. वर्क फ्रॉम होम गिव्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स टू द एम्प्लॉइज एज वेल एज द जॉब फॉर द एम्प्लॉयर इज डन विद ईज. टाइम इज़ डिपेंडेबल अपॉन द एम्प्लॉय कि वो कब किस टाइम पे, उसे मानो कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उसे वेडनेसडे तक खत्म करना. इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो कब कब काम कर रहा है एंड कैसे उसे खत्म कर रहा है. तो ही कैन हैव हिज ओन लेजर टाइम एज वेल, बट कंपनी का काम भी उतने टाइम तक हो जाएगा.
easily. Work from home is helpful to delivering work-life balance to the employees and also parallelly helps the company to get the work done. यही चीज़ बताया मैंने अभी. Nowadays, most of the employees are offering this option to their employees. Employers are offering this option to their employees कि ठीक है आप कंपनी में आके काम करने के लिए अभी अवेलेबल नहीं हो तो एक काम करो, आप घर से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस हमारा काम हो जाना चाहिए एंड यू विल गेट योर सैलरी. तो वही चीज़, बहुत सारी औरतें वेमेंस टेक मटर्निटी लीव्स. तो मटर्निटी लीव्स में अगर वो एक हायर पोस्ट पे हैं तो उन्हें काम रहता है कि ठीक है आपको अगर मटर्निटी लीव लेना है तो आप मटर्निटी लीव ना लो और घर से काम कर लो. यू कैन डू द ऑनलाइन वर्क एंड यू कैन गेट योर सैलरी. और फिर जब आपको लगे कि हाँ अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आई कैन नॉट इवन डू द ऑनलाइन वर्क, तब फिर आप लीव ले लो. तो इससे वर्कर भी खुश और जो एम्प्लॉयर है वो भी खुश. नाउ कमिंग टू वर्क फ्रॉम होम इज़ अ मॉडर्न वर्क अप्रोच इनेबल्ड थ्रू इंटरनेट एंड मोबिलिटी. अगर इंटरनेट और मोबाइल्स और लैपटॉप्स नहीं रहते तो ये वर्क फ्रॉम होम तो कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आती. Physical location individual can be done. Work from home is also known as working remotely or telecommuting. Telecommuting मैंने explain किया था, वो भी is same from work from home, which implies that the employee is working from a remote location, usually home. Now, what are the advantages of work from home? More job applicant for a particular job with certain people with location constraint. अगर कोई इंसान जम्मू कश्मीर में रह रहा है, पैंडमिक चल रही थी, जम्मू कश्मीर के इंसान बैंगलोर का काम कर रहे थे. हाउ? थ्रू दीज गैजेट्स, ऑनलाइन टूल्स एंड गैजेट्स. तो इससे कंपनी का काम भी हो जा रहा था और एम्प्लॉय को उनकी सैलरी भी मिल जा रही थी और ऑफिस में आने का ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा था. देर इज़ मोर वर्क लाइफ बैलेंस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय कि वो कहाँ से कब कैसे किस तरह से काम करना चाहते हैं. देर इज़ अ लॉट ऑफ सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्पेसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा. अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो उनके चाय नाश्ते की फैसिलिटी, उनका पानी, उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई, अगर कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है 9 to 5 तो सब ऑब्वियसली चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चार्जर फैसिलिटी देना, एवरीथिंग नीड्स टू बी गिवन. इलेक्ट्रिसिटी जितनी कंज्यूम हो रही है उसकी जो बिल्स आती है वो सब. तो ये सब अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो इट कम्स ऑन द एम्प्लॉय. कंपनी का कोई इसमें खर्चा नहीं रहता था. एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड एज दे गेट गुड वर्क लाइफ बैलेंस एंड इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी. कंपनी में जो काम कर रहे हैं लोग उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और दे गेट अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो. सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर. तो हमने क्या क्या जाना, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, देन वी गेट टू द फीचर्स, वी वेंट थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वी वेंट थ्रू द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि दो तरह के होते हैं, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव. देन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द सोसाइटी. Then the role of human resource manager, emerging challenges for the customer in case of customers or consumers, workforce, technology, and environment. And then the most important part of the chapter is the important issues of human resource management: workplace diversity, downsizing, employee empowerment, work-life balance, voluntary retirement scheme, and work from home. तो ये 5 points. So yeah, finally we have come to the end of the chapter. If any doubts you can ask me in the comment section. I'll surely reply and clear your doubts. Thank you. Stay tuned and keep watching the videos for the lessons as well.